आज साबित कर दे कि इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि भी इस देश के लिए वचनबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मजबूत कदम बनाने के लिए एक अच्छा कानून वो बनाएंगे। संसद में बहुत ताकत है, राजनीति में ताकत है। देश की नीति, देश के कानून, ये दिशा हम तय करते हैं और इसलिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि जब इस कानून को आज हम बनाते हैं और पारित करते हैं कि हम इतिहास से टकराते हैं या एक नया इतिहास लिखते हैं। बार बार मंत्री जी ने सेंस ऑफ द हाउस का आपने जिक्र किया कि इस देश सदन की भावना क्या है। जो वित्त मंत्री जी ने 27 अगस्त को प्रकट की थी वो इस सदन की भावना थी, लेकिन इस देश की भी एक भावना है, देयर इज अ सेंस ऑफ दिस नेशन ऑल्सो। और वो भावना जो इस देश की है कि किसी प्रकार से हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे सांसद, हमारे दोनों सदन एक मजबूत लोकपाल कानून का निर्माण करें। इतिहास शायद आज हमारी परीक्षा भी ले रहा है कि इस काम में हम खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। अगर हम इस अवसर को खो डालते हैं और एक कमजोर कानून बनाते हैं तो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपने आप में चुनौती बढ़ जाएगी। आज की जो परिस्थिति है अध्यक्ष जी, वो बिल्कुल स्पष्ट है। शासन में और शासन करने वालों में और राजनीति में रहने वाले लोगों के ऊपर जनता का एक आक्षेप लगता है कि आप ईमानदारी के साथ एक मजबूत व्यवस्था नहीं बनाना चाहते जो भ्रष्टाचार को मिटा सके। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1966 में पहली बार यह कानून संसद में लाया गया था, 8 बार लाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी जिसके आधार पर यह कानून लाया गया था वो सन 62-63 की थी। और पिछले 44 वर्षों में, 45 वर्षों में 8 बार यह कानून आया, 1 बार लोकसभा से पारित हुआ और 7 बार यह लगा कि शायद इस कानून को पारित करने में हम इच्छुक नहीं हैं और उसको बार बार लैप्स करते गए। इसलिए हमारी अपनी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। आज जब हम यहां इकट्ठे हुए हैं तो देश की वास्तविक स्थिति हम समझ लें, जो सेंस ऑफ द नेशन है। हम राजनीति करते हैं तो राजनीति में जो पॉलिटिकल फंडिंग है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो किस प्रकार से होती है उसको लेकर बहुत बड़ी शंकाएं हैं। माननीय मंत्री जी ने ठीक जिक्र किया अपनी पार्टी के सम्मेलन का जिक्र करते हुए कि मंत्रियों के पास जो डिस्क्रिशन के अधिकार हैं, शासकों के पास जो हैं, अफसरशाही की जो जवाबदेही कम हुई है। और देश के कई स्थानों पर हम जाकर देख लें, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, माइनिंग से जुड़े हुए मुद्दे, अल्कोहल लिकर के व्यापार से जुड़े हुए मुद्दे, सरकार के राजस्व के जो विभाग हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, आम आदमी के सामने वहां कितनी हैरेसमेंट है और वहां कितना भ्रष्टाचार है, इसको लेकर एक चिंता है। और यह भी स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने का जो पूरा एक तंत्र हमने बनाया, जिसको लीगल आर्किटेक्चर अपने आप में कहते हैं, वो अपने आप में बहुत मजबूत नहीं है। कानून हमारे पास है लेकिन मुकदमे बरसों वर्ष चलते हैं, 30-40 वर्ष तक उनके निर्णय नहीं हो पाते। अगर अपील और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी व्यवस्था हम लोग देख लें, जो इन्वेस्टिगेटिव मशीनरीज हैं, जांच करने वाली संस्थाएं हैं, उनके ऊपर सरकार के नियंत्रण रहते हैं, राज्यों में भी रहते हैं, केंद्र में भी रहते हैं। इस परिस्थिति में सुधार क्या लाने हैं
वो क्या आधे अधूरे कानून से आ जाएंगे? Can those be brought by a half-hearted legislation? And I regret to say that this is a half-hearted legislation. और हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अंत में ये जो परीक्षा हमारी है, आज शाम तक जनता उसके ऊपर फैसला करेगी। कौन कमजोर कानून चाहता है और कौन संशोधनों के साथ उसको मजबूत करना चाहता है, यह फैसला होगा और इसके निर्णायक इस देश की जनता होगी। और जो कमजोर कानून चाहते हैं, इस देश की जनता उसको माफ नहीं करने वाली है। और मैं ये भी कह दूं कि केवल आपकी और हमारी सरकार की और विपक्ष की यह परीक्षा नहीं होगी, हर विपक्षी दल की भी यह परीक्षा होगी कि क्या आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कमजोर कानून बनने में मदद कर रहे हैं या संशोधन लाकर उसको सुधार कर उसको मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। और जो आपके सहयोगी हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनकी भी परीक्षा होगी कि क्या वो केवल प्रवचन करना जानते हैं या प्रहार करना भी जानते हैं। आर दे ओनली विलिंग टू प्रोक्लेम और आर दे विलिंग टू स्ट्राइक? The BJP party Please allow him. Thank you. Thank you. I thought the honorable member was raising a point of order, but I think he was just creating a disorder. सरकार की रणनीति क्या थी? सरकार की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस पूरी बहस के सामने एक धुंधलापन खड़ा कर दीजिए। वी क्रिएट अ स्मोक स्क्रीन, और वो स्मोक स्क्रीन ये थी कि हम सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और एकाएक इन्होंने कह दिया कि हम तो एक ऐसी संस्था चाहते हैं जो लोकपाल की संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दे। अब किसी को संवैधानिक दर्जा मिल जाए तो वो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन संवैधानिक दर्जा तो केवल इतना था कि संविधान में एक वाक्य आ जाता कि देयर शैल बी अ लोकपाल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ लॉ इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट, इट्स राइट्स एंड पावर्स एंड अथॉरिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन विल बी डिसाइडेड बाय दैट लॉ। आपकी रणनीति क्या थी? दर्जा संविधान का दे दो और जो कानून बनाओ वो खोखला कानून बना दो। यू वॉन्टेड टू क्रिएट अ फोनी लोकपाल and create a smoke screen that we are giving it a constitutional status. अब एक कानून भी उतना ही लागू हो सकता है, इतना ही जनता के प्रति बाध्य है, न्यायपालिका के पास उतना ही अधिकार है उसको लागू करने का जितना संविधान संशोधन को। केवल इतना अंतर है कि दोनों को बदलने की प्रक्रिया अलग अलग है। आप अधिक दर्जा संविधान में दे दें और कानून खोखला कर दें, और जब पूरा देश आपसे कहे कि इसको मजबूत करने का प्रयास करो, इसके साथ जांच की जो एजेंसीज लगाई हैं उनको मजबूत करने का प्रयास करो, तो आप कहो वो जांच एजेंसियों के ऊपर तो सरकार का नियंत्रण होगा, लोकपाल एक संवैधानिक संस्था होगी, लेकिन वो संवैधानिक संस्था के पास जांच की एजेंसी का नियंत्रण जब सरकार करेगी तो वो अपने आप में खिलौना बन जाएगा। You wanted to make it a toy and then say it's a constitutional authority. इस देश को ऐसे लोकपाल की तो आवश्यकता थी नहीं, और आपको लगता था कि, और आपके नेताओं ने कहा कि इस प्रकार के खिलौना टाइप का लोकपाल बना देंगे कि जांच एजेंसी ऐसी जिसको सरकार नियंत्रित करे, लेकिन दर्जा संविधान का होगा, यह खेल को बदल देगा। दिस विल बी द गेम चेंजर। Games don't change with such phony institutions.
गेम्स विल चेंज ओनली इफ यू डिड क्रिएट एन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन। और हम लोगों ने जो विरोध किया, राजनीतिक तौर पे विरोध किया, वो विरोध ये नहीं था कि हम संवैधानिक संस्था नहीं चाहते थे। हम आज भी आपको निमंत्रण देते हैं, उसको संवैधानिक संस्था बना दीजिए, लेकिन ये स्पष्ट कर दिए कि संवैधानिक संस्था बनाते वक्त आप राज्यों के अधिकार के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। जो विपक्ष का संशोधन था दूसरे सदन में भी, वो केवल ये नहीं था कि हम पूरी आपकी संविधान संशोधन को मान्य नहीं करते, वो केवल इतना था, ये कह दीजिए कि केंद्र जो कानून बनाएगा वो संविधान की धारा 252 के तहत कानून होगा। इट विल बी अ लॉ अंडर आर्टिकल 252 और उसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। और आपने कहा, और मुझे खेद है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो हमें संघीय ढांचे की भी चिंता होगी कि क्या होगा उसका। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और संघीय ढांचे के बीच में कहीं अंतर विरोध नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। बोथ कैन एंड बोथ विल कोएग्जिस्ट, and therefore at the cost of fighting corruption one doesn't have to demolish federalism, which is an important aspect of our constitution, a basic structure of this constitution itself. अध्यक्ष जी, इस विधेयक के संबंध में विषय क्या क्या है? जो सरकारी कानून है, मैं इसका विरोध करता हूं, उसके 3 बुनियादी आधार हैं और जो हमारे सहयोगियों ने, मैंने भी संशोधन दिए हैं। इन बुनियादी गलतियों को सही करने का प्रयास हमने उसमें किया है। वो कौन से इतराज हैं? पहला यह कि इस कानून में लिखा क्या है आपने, इस कानून की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे आगे चलेगा, और उससे आपकी नीयत स्पष्ट होती है। इस कानून में वो पहलू हैं जो अपने आप में अनवर्केबल होंगे, वे बॉर्डर ऑन बीइंग ऑब्जर्व्ड। वो किस प्रकार के हैं? अध्यक्ष जी, कानून में लिखा है कि लोकपाल को बनाएगा कौन, इस संस्था को। 5 सदस्य होंगे, जिसमें आपने कह दिया कि 3 सदस्य सरकार के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे। अब लोकपाल की नियुक्ति में स्पीकर लोकसभा की बहुत आवश्यकता नहीं है। एक कैटेगरी आपने उसमें डाल दी, अ ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति का अर्थ है कि सरकार करेगी। एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक सरकारी वकील होंगे, और स्पीकर लोकसभा संवैधानिक पद है, हम आदर करते हैं, लेकिन सरकार के पक्ष का पद होता है। द वेरी इंस्टीट्यूशन इज क्रिएटेड इन दैट मैनर। तो आपने लोकपाल कौन बनाएगा, यह स्पष्ट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके नॉमिनी होंगे या नेता प्रतिपक्ष होंगे, लेकिन इसमें बहुमत सरकार का होगा। और जिस प्रकार की नियुक्तियां कई संस्थाओं में आपने की हैं, और केवल आज नहीं की, एक लंबा इतिहास है, और इस इतिहास की कीमत इस देश को अदा करनी पड़ी है। जब 1973 में आपने न्यायपालिका को एक पक्षपात पूर्ण न्यायपालिका बनाने का प्रयास किया था, और आपका यह नारा था कि एक सोशल फिलॉसफी ऑफ जजेस होनी चाहिए, उसका परिणाम इस देश ने भुगता था जब 70 के दशक में यहां तानाशाही आ गई थी, और न्यायपालिका ऐसे निर्णय दे रही थी जो इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं था कि जो न्यायाधीश उस माहौल के डर के मारे वो निर्णय दे रहे थे, बाद में सार्वजनिक रूप से माफिया मांग रहे थे कि हमने ऐसे निर्णय दिए। दिस इज सर द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंस्टीट्यूशंस। चुनाव आयोग में कोई कोलिजियम नहीं होता, इसलिए सरकार जिसको चाहे नियुक्त कर सकती है। सीवीसी इस देश में ईमानदारी बनी रहे, उसके लिए एक संस्था है, इट्स द इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। उसमें जिस प्रकार की आपने नियुक्ति की, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप उसमें करना पड़ा। यह जो परिस्थिति है, इस प्रकार की संस्थाएं बनाना, तो आप एक नई इंस्टीट्यूशन, नई संस्था का निर्माण कर रहे हो, और पहला काम करते हो कि 5 में से 3 तो सरकार के होंगे।
और जब 5 में से 3 सरकार के होंगे, उनको हटाएगा कौन? मान लीजिए किसी को उसके खिलाफ शिकायत है, तो लोकपाल को सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। पर मैं चाहूं अगर शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट जाना, तो मुझे अधिकार नहीं दिया आपके कानून ने। आपका कानून कहता है कि मैं सरकार के पास जाऊंगा, और अगर सरकार ठीक समझेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, केवल सरकार के पास जाएगी। अगर मेरा आरोप यह है कि यह लोकपाल सरकार के पक्ष में पक्षपात करता है, ही इज बायस्ड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, द बेनिफिशियरी ऑफ द बायस विल फर्स्ट डिसाइड वेदर आई हैव अ राइट टू मेक दैट एलिगेशन और नॉट। You will appoint the लोकपाल, you will control the removal procedure, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है उसको सस्पेंड करने का, वो सरकार के पास अधिकार है। ये मैंने पहली बार सुना है कि मान लीजिए आपकी सरकार के 2 मंत्रियों के खिलाफ लोकपाल में मामला चलता है, एंड द न्यूज इज टाइटनिंग, तो आपके पास अधिकार है उनको सस्पेंड करने का, लोकपाल को। ऐसा लोकपाल बना रहे हैं कि जिसके सर पर तलवार लटका रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें हटाने का, सस्पेंड करने का अधिकार सरकार के पास है। और सस्पेंशन सही है कि गलत है, 3 साल लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने में, तब तक आपके मंत्री बच जाएंगे। यू आर क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशन वेयर यू कंट्रोल द अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म, वेयर यू कंट्रोल द रिमूवल मैकेनिज्म। Change this procedure immediately and we will support the section. We will support the appointment of the Lokpal procedure, but we cannot be disloyal to our commitment to create an integrity institution by creating an institution where the government controls the appointment, the government controls the removal. केवल इतना नहीं, आप इससे आगे आ जाइए। इस कानून के तहत जांच कैसे होगी? और इसमें कोई विचारधारा का विषय नहीं है, दिस इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल सब्जेक्ट। मैंने इतना बड़ा विचित्र कानून, और कोई कानूनविद आपको नहीं कहेगा देश में या दुनिया में कि ऐसी व्यवस्था कहीं बनी है। और जो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद हैं, इस कानून में आपने बनाई है, वो व्यवस्था यह है कि उसके तहत कभी जांच संभव हो ही नहीं पाएगी। दुनिया में कभी ऐसा नहीं बताया। आप इसकी पूरी व्यवस्था समझिए। जांच की व्यवस्था आपने दी है कि लोकपाल के पास शिकायत आएगी, लोकपाल एक प्राइमा फेसी व्यू लेगा कि शिकायत में कुछ वजन है कि नहीं है, वो उसको अपने इंक्वायरी विंग को दे देगा, वहां प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, वहां से वो चली जाएगी। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ निकला तो सीवीसी के पास, सीवीसी फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, ग्रुप ए ग्रुप बी के मुलाजिमों की तो जांच करके लोकपाल को दे देगा, और सी और डी की जांच करके अपने पास रख लेगा। मैं इस विषय में बाद में आता हूं। जब लोकपाल के पास वापस सीवीसी कहेगा कि कुछ है इसमें, तो अब लोकपाल तय करेगा कि किसी जांच एजेंसी को दिया जाए कि ना दिया जाए। भ्रष्ट अधिकारी के पास जहां पैसा पड़ा होगा, जहां साधन होंगे, उसको छिपाने का समय मिलता रहेगा और आपकी जांच की प्रक्रिया घूमती रहेगी। अब जब लोकपाल के पास आएगी तो लोकपाल तय करेगा ये सीबीआई को या किसी जांच एजेंसी को दी जाए कि ना दी जाए। अब ये इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन बनेगी। इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले जो सरकारी कर्मचारी होगा उसको नोटिस जाएगा, सुनवाई होगी कि क्यों ना तुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाए। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो भ्रष्ट अधिकारी होता है, जो अक्यूज होता है, उसकी अदालत में सुनवाई होती है, लेकिन जांच के दौरान उसका इंटेरोगेशन होता है, उस पर छापा पड़ता है, रेड होता है। उसको बुलाकर नहीं कहा जाता तेरे खिलाफ ये मटीरियल है। ही इज नेवर टोल्ड दिस इज द सब्सटेंस अगेंस्ट यू, दिस इज द मटीरियल कलेक्टेड इन द इंक्वायरी, प्लीज गो एंड वाइप आउट द फुटस्टेप्स दैट यू हैव क्रिएटेड ऑफ दिस क्राइम। अब मामला सीबीआई के पास जाएगा।
सीबीआई जांच करने के बाद तय करती है कि इस पे चार्जशीट फाइल होगी। यह पहली बार मैंने पूरी दुनिया में कानून देखा है, भारत में नहीं, जहां जांच एजेंसी कोर्ट में जाकर चार्जशीट नहीं फाइल कर सकती। आज तक मैंने जितना भी, यहां श्री राम जेठमलानी, कपिल जी यहां पर हैं, वे लॉयर्स हु नो दिस ब्रांच विद more than most people in this country do. The principle, sir, which I have learned so far is, in the investigation of the investigative agency, nobody can interfere, neither Lokpal nor the government. In fact, the principle which our courts have accepted from English jurisprudence is a sound principle, that neither the government, in England they said neither the crown, nor a minister of the crown, nor the commissioner of police can tell the investigating agency whom to investigate, whom to charge sheet, whom not to do. किस पे मुकदमा चले, किस पे ना चले, ये उस जांच अधिकारी का अधिकार होता है। अब वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस चार्जशीट को वापस लोकपाल को सौंप देगा। अब कितने कदम घूम ली ये फाइल इन्वेस्टिगेशन की, अब लोकपाल तय करेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक है कि गलत है, और तय करने के बाद उसमें बदला बदली करने के बाद मुकदमा लोकपाल चलाएगा। तो रेलवे के एक गैंगमैन के खिलाफ मुकदमा चलेगा तो सीबीआई न चलाकर उसकी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी लोकपाल होगी, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे होंगे पुराने, उनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। मैंने टेलीविजन पर सुना कि किसी ने कहा कि यह क्रिमिनल लॉ का कानून बना रहे थे कि जलेबी बना रहे थे, कि इन्वेस्टिगेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती जाए और घूमते घूमते 7वें और 8वें कदम के बाद 2-3 चक्कर लगाकर वो फिर न्यायपालिका में पहुंचे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस आर नेवर डन बाय सच अ राउंड रॉबिन। दैट्स द मैकेनिज्म यू हैव क्रिएटेड। I have not the least doubt, sir, whoever created or conceived this mechanism is completely alien to the concept of how criminal law investigations are done and to criminal jurisprudence. अब इसमें कोई विचारधारा का टकराव नहीं है, यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। Why are you creating an impossible mechanism? And everybody except those wise men in the government are saying it's an unworkable mechanism. I read in the newspapers the CBI says it is an unworkable mechanism. Shri Anna Hazare's colleagues say it's an unworkable mechanism. All of us are saying it's an unworkable mechanism. But there is some sense of prestige that you have, that we want to create an unworkable mechanism because I have said so. I think, sir, this requires a serious change. इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, सरकार की कोई राजनीतिक हार या जीत का प्रश्न नहीं है। ये जो आपने व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था में कभी जांच हो नहीं सकती, ऐसा कानून आप लाना चाहते हैं। अब सीबीआई इस देश की प्रमुख जांच एजेंसी है। अब 20 सालों से आरोप लग रहे हैं कि जो सरकार ताकत में होती है, अधिकार में, सत्ता में होती है, वो सीबीआई का नियंत्रण स्वयं कर लेती है। It starts manipulating the investigations. ये आरोप लगता रहा है, इसमें तथ्य भी है, इसमें बहुत सबूत भी सामने आते हैं। इसलिए सीबीआई को निष्पक्ष करना, और अगर विपक्ष की ये सारी संशोधन है कि इस जांच प्रक्रिया को कुछ रैशनलाइज कीजिए, इसको सही कीजिए और सीबीआई को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में बनाइए। उसमें क्या संशोधन है हमारा? जो डायरेक्टर की नियुक्ति है और उसके डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति है, वो आपने मान लिया प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष करेंगे। हमारा इतना ही सुझाव है कि उसमें तीसरा सदस्य चेयरमैन लोकपाल हो। कई ऐसी नियुक्तियां हैं जिसमें लोकपाल की नियुक्ति में चीफ जस्टिस और उनके नॉमिनी की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी के चयन में तो चीफ जस्टिस की आवश्यकता नहीं है। अगर नियुक्ति गलत होती है, वो तो याचिकाएं सुनेंगे उसके खिलाफ। तो उनको इसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं, क्या इसमें शामिल करते हैं? तीसरा सदस्य कायदे से चेयरमैन लोकपाल होना चाहिए। अगर हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग चाहते हैं, अच्छी संस्था चाहते हैं,
तो उसको वो आदर भी मिले, उसको वो अधिकार भी मिले। जब लोकपाल किसी मामले को सीबीआई को दे दे तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ना लोकपाल को ना केंद्रीय सरकार को उसमें दखलंदाजी करने का अधिकार है। द इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस विल हैव टू बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। सीबीआई के भीतर जो उसका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस हो, प्रोफेशनल हो, उसकी नियुक्ति भी उसी मैकेनिज्म से हो, प्रोसिक्यूटर्स की नियुक्ति वो करे। आज अध्यक्ष जी हम जानते हैं, मैं भी उस मंत्रालय में रहा हूं, आज क्या प्रक्रिया है कि सरकारी वकीलों को बनाने की प्रक्रिया, जो सरकार आई अपने आदमियों को वकील बना दिया। कम से कम सीबीआई के मामलों में तो इससे मुक्ति ले ले, एक प्रोफेशनल डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाकर, और केवल इतना कि वो किसके अधीन रहेगी, किसका नियंत्रण हो।